दिया है कि आप बोल कुछ रहे हैं, पूरे देश में आप सशक्तिकरण को, महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, बड़े बड़े इसके वादे और दावे किए जा रहे हैं, और इस तरह से ये आर्थिक रूप से कोई एक अच्छी खासी योजना को केंद्र सरकार अपने ही कारणों से इसको खराब कर रही है, जो डंपिंग जो डाल दिया है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और आज जरूरत है, अभी भी जरूरत है, बहुत जरूरत है कि महिलाओं के लिए, खासकर पिछड़े जिले हैं वहाँ की महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनमें क्षमता विकसित करने के लिए इस तरह का प्रोत्साहन देने की एक वाली कोई योजना होना चाहिए। और ये उस दिशा में योजना सफल हो रही थी, क्यों बंद कर दी गई? अब केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से इसकी एजेंडा रखी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश सरकार को भी। प्रवीण जी, जब ऐसा नहीं लगता कि जब कोई बड़ी घटना होती है महिलाओं से जुड़ी, चाहे वो निर्भया जैसी हो या और भी दूसरी कोई बड़ी घटना हो, तब तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाता है उनको भुला दिया जाता है। कुछ इसी तरह इस योजना के साथ भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, निर्भया जो योजना शुरू की गई थी, पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस में अलग से एक सेल बनाया गया, निर्भया महिलाओं के लिए लगातार पूरे देश में इसको जो है फैलाया गया, प्रचार प्रचार किया गया उस पर। देखिए, अचानक उसके भी हाल देखे हमने मध्य प्रदेश में भी कि क्या हाल हुआ, उसके लिए फंड ही नहीं आया, थानों में जगह नहीं मिली, आपने अलग से शहर बना दिया, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, कई जगह तो बिल्कुल ठप हो गया पूरा काम। मध्य प्रदेश में फिर भी निर्भया की टीम आज भी दिखती है और कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि भी सामने आती है और महिलाओं को एक सपोर्ट मिला है उसके चलते जो है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि बात की जाती है, एकदम से किसी को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है बहुत सीमित हो जाता है। कहीं इसमें कहीं निजी स्वार्थ जो आते हैं या अपने जो मोटो है वो पूरा होने के बाद इन ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी पायलों में बंद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। एक मेरे ख्याल में जो आधी आबादी है उसके विकास के लिए उसके हिस्से अच्छी नहीं मानी जाएगी ये कदम। इसको ध्यान देना चाहिए, ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो जरूरत पे ही आप इसका दावा करते हैं, केवल किसी एक समय विशेष के लिए फायदा उठाने के लिए या मामले को शांत करने के लिए ऐसी योजनाएं मुझे लगता है बना दी जाती हैं। उसी का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के लिए बनी है, उनको सशक्त करने के लिए, वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। प्रवीण जी, केंद्र सरकार यदि राज्यों को आर्थिक मदद नहीं करेगी तो योजनाओं का क्रियान्वयन, केवल यही योजना नहीं और भी दूसरी योजनाएं हैं, तो राज्य सरकारों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी योजनाओं का आगे बढ़ाना। उमेश जी, हमारा लोकतंत्र जो है संघीय व्यवस्थाओं से चलता है। इसमें निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी होती है और अल्टीमेटली जो है इसका क्रेडिट भी केंद्र सरकार को ही आता है, जो संघीय व्यवस्था उसको जाता है और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो रेशियो लगातार कम होते जा रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, उनका जो अंश है केंद्र का वो खत्म होते जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो निजीकरण की ओर सरकारें जा रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, उसी का परिणाम है कि अपनी हितग्राही और जो है आम आदमी से जुड़ी योजना है उनकी ओर ध्यान कम होते जा रहा है। राज्यों और केंद्र के बीच में बजट को लेकर टकराव बनते जा रहा है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो कि आज चल रही है लेकिन उनका रेशो बिल्कुल आधा आधा हो गया। जहाँ 90 और 10 का रेशो हुआ करता था, खासकर जो है सीधे हितग्राही वाली योजना होती थी उनमें केंद्र का 90% तक होता था, अब वो बहुत मुश्किल 50% रह गया है। आधा आधे की बात हो रही है या योजना जो बन रही है, जो वित्तीय सलाहकार बैठे हैं केंद्र में और वो इस तरह की योजना बना रहे हैं कि राज्यों पे आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा है। तो एक तरफ आप केंद्र जो है कर वसूली ज्यादा हो रही है, चाहे जीएसटी की बात करें या दूसरे कर हो, इनमें इनकम टैक्स हो, इनका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, लेकिन केंद्र अपना हिस्सा जो है राज्यों को देने में लगातार कटौती कर रहा है। ये एक व्यवस्था जो संघीय व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं एक कमी देखने को आ रही है जो उचित नहीं है।
हमारी व्यवस्था के लिए। प्रवीण जी, आपने अभी संघीय व्यवस्था की बात करी है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा। योजनाएं बनाना और योजनाओं के लिए आर्थिक मदद देना ये केंद्र सरकार का काम है, क्योंकि बहुत सारे जो कर हैं वो केंद्र सरकार इकट्ठी करती है और राज्य सरकारों को देती है, और कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार बनाती है और उसके लिए आधी से ज्यादा राशि वो भी मुहैया कराती है। लेकिन इस तरह से असहयोग जब रहेगा तो फेडरल स्ट्रक्चर भी बिगड़ेगा, जो आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये व्यवस्था ढांचा जो है, वित्तीय ढांचा खासकर, ये बिगड़ते जा रहा है राज्यों और केंद्रों के बीच में। तो इसमें अभी जो व्यवस्था बनी हुई है, जैसे मैंने कहा कि कई योजनाओं में 90% तक जो है अंश केंद्र का हुआ करता था, इससे जो है राज्यों को बल मिलता है, जो आम जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि राज्य अपनी स्थितियां देखते हुए स्थानीय जरूरत के हिसाब से योजनाएं तैयार करते हैं, उनको प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजते हैं। और केंद्र का दायित्व, क्योंकि चाहे लोकल स्तर के निकाय हों चाहे केंद्र सरकार के हों, उनका जो कर आता है इसका बड़ा हिस्सा केंद्र में जाता है। तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यों को उसकी जरूरत के हिसाब से बजट मुहैया कराएं और एक व्यवस्था और केंद्र में और मध्य प्रदेश में एक ही दल की सरकार है, तो यहाँ उतने विवाद सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, आप लगता है प्रवीण शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब संपर्क होगा तब चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश की सरकार नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल अब नहीं वसूलेगी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर BOT के तहत बनवाने वाली सड़कों पर यह प्रावधान करने जा रही है। राज्य सरकार ने गुजरात पैटर्न पर अपनी टोल नीति में बदलाव किए हैं, जबकि पुराने टोल नाकों पर टोल की वसूली पहले की तरह जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की BOT पर MPRDC द्वारा बनवाई गई कुछ सड़कों के टोल नाकों में 4 गुना टैक्स वसूला जा चुका है। टोल वसूली से कुल आय 740 करोड़ रुपए होना चाहिए, जबकि 1341 करोड़ की वसूली कर ली गई, यानी प्रोजेक्ट इनकम से 90% तथा कंपनी की लागत से 420 करोड़ ज्यादा, यानी 220% अधिक राशि वाहन चालकों से टोल टैक्स में टोल नाकों पर वसूली गई। जिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR के आधार पर प्रोजेक्ट की कीमत वसूली तथा वसूली की अवधि तय की गई, उससे वास्तविक आंकड़े कई गुना ज्यादा हैं। BOT की अनुबंध शर्त के अनुसार हर साल 1 जनवरी को ट्रैफिक की गणना होती है। इसमें तय अनुबंध से ज्यादा ट्रैफिक और टोल शुल्क ज्यादा पाया जाता है, तो टोल अनुबंध की तारीख कम की जा सकती है। जिन सड़कों पर 4 गुना टोल टैक्स वसूला गया उसमें भोपाल देवास, लेवल जावरा, जावरा नया गांव मार्ग शामिल हैं। इन सभी मार्गों में प्रत्येक मार्ग पर 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 के बीच टोल टैक्स की वसूली का औसत हर दिन 35 लाख रुपए आया, यानी महीने के 12 से 15 करोड़ और साल का कलेक्शन 150 करोड़ रुपए के करीब हो रहा है। फिर भी पुरानी सड़कों पर टोल से वाहन मालिकों को राहत नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो कुछ टोल की सड़कें हैं वहां पर निजी वाहन चालकों से, वाहन मालिकों से टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये गुजरात पैटर्न पर शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की सरकार नई सड़कों पर अब नई जो निजी वाहन है उनसे टोल टैक्स नहीं वसूलेगी। MPRDC की BOT वाली नई सड़कों पर यह प्रावधान होने जा रहा है। राज्य सरकार ने गुजरात पैटर्न पर अपनी टोल नीति का बदलाव किया है। गुजरात में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है, उसी को देखकर मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां पर भी यह व्यवस्था लागू करी है। इससे अब निजी वाहन जो मालिक हैं और निजी वाहन चालक हैं उनको खासी राहत मिलेगी
जो नई सड़कें बन रही हैं उन पर उन्हें टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। पुराने टोल नाकों पर टोल की वसूली पहले की तरह जारी रहेगी, वहां पर जिस तरह हो रही थी वो उसी तरह जारी रहेगी, वहां निजी वाहन मालिकों से भी वसूली की जाएगी। एमपीआरडीसी द्वारा बीओटी पर बनी कुछ सड़कों के टोल नाकों में 4 गुना टैक्स वसूला गया। ये जब खुलासा किया गया, जो टोल टैक्स की वसूली हुई है उसकी गणना की गई तो पता चला कि जो कुछ टोल की जो सड़कें हैं वहां पर ज्यादा वसूली कर ली गई। टोल वसूली से कुल आय 740 करोड़ रुपए होना चाहिए थी, लेकिन जहां वसूली की गई वो 1341 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई। ये कई गुना ज्यादा राशि थी। इसके बाद एमपीआरडीसी हरकत में आया और एक्शन लिया गया। प्रोजेक्ट इनकम से 90% और कंपनी की लागत से 420 करोड़ ज्यादा की राशि टोल सड़कों से वसूली गई। टोल नाकों पर 220% अधिक राशि वसूली गई थी, इसलिए एमपीआरडीसी के अफसरों ने कार्रवाई करी और ये गुजरात पैटर्न की व्यवस्था को लागू किया गया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर के आधार पर टोल वसूली तथा अवधि तय की गई थी। वास्तविक आंकड़े तय राशि और तय अवधि से जो थे कई गुना ज्यादा थे। बीओटी की अनुबंध शर्त के अनुसार हर साल 1 जनवरी को ट्रैफिक की गणना होती है। उसी के आधार पर टोल तय किया जाता है कि टोल की राशि कितनी वसूली जाएगी और कितनी अवधि के लिए वसूली जाएगी। तय अनुबंध से ज्यादा ट्रैफिक और टोल शुल्क ज्यादा पाया जाता है तो टोल अनुबंध अवधि घटा देते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ सड़कों पर वसूली ज्यादा की गई थी वहां पर जो अवधि थी उसको घटा दिया जाना चाहिए था जब वसूली कर ली गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो अवधि थी उसको नहीं घटाया गया और वाहन चालकों से लगातार टोल की वसूली होती रही। भोपाल देवास लेवड़ जावरा नया मार्ग पर 4 गुना टोल वसूला गया है। इन सभी मार्गों में 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 के बीच हर रोज औसतन 35 लाख रुपए टोल टैक्स में वसूले गए हैं, यानी महीने के 12 से 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया है, जो करीब 150 करोड़ रुपए के करीब होता है। टोल के मामले में राज्य सरकार गुजरात पैटर्न अपना रही है, जिससे निजी वाहन चालकों को अच्छी खासी राहत रहेगी। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बांधों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों को अब 2 साल तक की सजा अथवा अर्थदंड लगाया जा सकेगा। सुरक्षा मानकों पर नजर रखने के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन गठित किया जा रहा है। इस संगठन की जिम्मेदारी ईएनसी स्तर के समकक्ष अधिकारी के पास रहेगी। बांधों की सुरक्षा का दायित्व अनुभवी सक्षम इंजीनियरों की देखरेख में किया जाएगा। इस संबंध में बड़े बांधों की वार्षिक रिपोर्ट भी अब केंद्र सरकार को भेजना होगी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य बांध सुरक्षा अधिनियम विधेयक 2022 जल्द लेकर आएगी। केंद्र सरकार इस अधिनियम को नवंबर 2021 में ही लागू कर चुका है। बांध सुरक्षा संगठन बाढ़ के समय तटबंध, नहर, एक्वाडक्ट, नेविगेशन चैनल, समान जल परिवहन, बांध का संचालन, बाढ़ की स्थिति में होने वाली क्षति, रिसाव, बांध का विस्तार, जल भंडारण क्षमता बढ़ाना, भराव क्षेत्र में पानी को बढ़ाने अथवा घटाने पर नजर रखना, साथ ही रखरखाव नियंत्रण तथा पुराने बांधों पुनर्वास की सिफारिश करने का काम भी करेगा। मध्य प्रदेश में बांधों की संख्या 3000 से ज्यादा है। इनमें 453 तो बड़े बांध ही हैं। 25 साल से अधिक आयु के करीब 100 बांध हैं, जबकि 50 साल की आयु पूरी कर चुके 28 बांध हैं। राज्य बांध सुरक्षा संगठन में केंद्रीय जल आयोग का एक प्रतिनिधि भी शामिल रहेगा। बांधों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार विशेष सहायता अनुदान के तहत फंड देती है। नए बांधों का निर्माण, संधारण, आधुनिकीकरण के लिए विदेशी फंड की गारंटी भी केंद्र सरकार ही देती है। इस कारण नए अधिनियम के लागू होने से केंद्र के नियम भी मान्य होंगे और सालाना रिपोर्ट केंद्र सरकार को अनिवार्य रूप से भेजना होगी। ये बांधों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है, नियम बनाए हैं, उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में राज्य सरकार जल्द राज्य बांध सुरक्षा अधिनियम 2022 लागू करेगी।
केंद्र सरकार इस अधिनियम को नवंबर 2021 में ही लागू कर चुकी थी। इसके बाद इसको राज्यों को भेजा गया था कि राज्य अपने